जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तो उथल पुथल मचा हुआ है। कोई किसी को जयचंद बोल रहा है, कोई किसी को भीतरघात बता रहा है, कोई किसी पे एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, जो वर्तमान मतलब निर्वर्तमान सांसद थे, मंत्री थे, अब वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भीतरघात कर दिया हमारे साथ, मतलब अपनी ही पार्टी के अपने ही लोगों पर, अपने ही विधायक, पूर्व विधायकों पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब जीतते हैं तो जनता जिताती है, जब हारते हैं तो फिर भीतरघात, ये सब सुनने को मिलते हैं। और सुनने को भी क्यों ना मिले, क्योंकि हार का ठीकरा कोई ना कोई अपने सिर पर तो फोड़ेगा नहीं। भाई जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ ये तो कहेगा नहीं कि मेरी गलती थी, लोगों के बीच में मेरा आना जाना कम था, एक्सेप्टेंस कम हुई, काम कम किए, वो ये तो कहेगा नहीं। वो क्या आरोप लगाएगा? वो यही आरोप लगाएगा कि मेरे भीतरघात था, पार्टी के अंदर लोगों ने मेरे का समर्थन नहीं दिया, विपक्ष उम्मीदवार को सपोर्ट करा। तो ये भीतरघात का इतना भारी पड़ गया, कमल से ऊपर हो गया क्या भीतरघात? कि वो भीतरघाती लोग जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वो एक लोकसभा के चुनाव में पूरी संसदीय सीट पर उनका इतना वर्चस्व है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हरा दिया। इन्हीं सभी पर दोस्तों आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि अखिलेश यादव करहेल विधानसभा से वो इस्तीफा दे रहे हैं। करहेल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद उन्हें विधानसभा का जो विपक्ष का नेता था उससे भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान में आपको दोस्तों पता ही होगा, आप एक ही पद पर रह सकते हैं। तो वो इस समय कन्नौज से सांसद जीते हैं, तो उन्हें विधायक का इस्तीफा भी देना पड़ेगा, प्लस नेता प्रतिपक्ष का भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस बारे में बात करेंगे। अब समाजवादी पार्टी किसको नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, और बात करेंगे करहेल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव की जगह अब कौन वहां से उपचुनाव लड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों पर दोस्तों आज चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लो। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों संजीव बाल्यान परसों दिल्ली से वो मुजफ्फरनगर लौटे। मुजफ्फरनगर लौटने के बाद उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरी जो हार का कारण रहा, उन्होंने सीधा सीधा इशारा संगीत सोम पर लगाया। संगीत सोम को आप जानते हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, सरदना के पूर्व विधायक हैं। 2012 में सरदना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे थे, 2017 में विधायक रहे थे, 2022 में वो अपना चुनाव हार गए थे। तो दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि संगीत सोम समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के सांसद हैं, इस समय जीते हैं, हरिंदर मलिक, उनको चुनाव लड़ा रहे थे। उन्होंने उन्हें भीतरघाती भी बताया, और उन्होंने संगीत सोम के लिए बोला कि वो सरकारी सुविधा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकारी सुविधा का उनका कहने का मतलब था कि संगीत सोम को आपको पता है सुरक्षा, काफ़ी सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा मिलने का कारण दोस्तों ये है कि उनको एक दो बार उनके ऊपर हमला भी हुआ है। आपको पता है संगीत सोम जो है फायर ब्रांड नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे उसमें भी उनको जेल जाना पड़ा था, तो एक उनकी सुरक्षा सरकार ने दे रखी है। तो बाल्यान ने उस पर आरोप लगाया। अब जब संजीव बाल्यान ने उन पर आरोप लगाया तो संगीत सोम ऐसा तो है नहीं चुप बैठ जाएं। संगीत सोम भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उन्होंने कहा कि अगर संजीव बाल्यान मेरी वजह से हारे हैं तो संगीत सोम को दोस्तों जो मुजफ्फरनगर की विधानसभा है सरदना, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। सरदना में पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड मिलती थी लोकसभा चुनाव में सरदना विधानसभा से। इस बार क्या हुआ, इस बार जो सरदना विधानसभा थी वहाँ से बराबर वोट मिली समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को। सरदना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, संजीव बाल्यान वहाँ से बड़ी लीड नहीं ले पाए, लेकिन वहाँ से समाजवादी पार्टी भी बड़ी लीड नहीं ले पाई। इसका मैं कारण आपको बता दूं कि सरदना में पहले जो लीड बड़ी मिलती थी संजीव बाल्यान को, वो इस बार क्यों नहीं मिली। उसका बड़ा कारण था जो क्षत्रिय लोगों में नाराजगी थी, उन्होंने जगह जगह पंचायतें करी थी, तो उस वजह से जो क्षत्रिय समाज का वोट है, जिसको अब 24 कहते हैं, जो गांव है 30-35 हज़ार वोट हैं, 24 जो क्षेत्र सरदना विधानसभा का क्षत्रियों का बाहुबल गांव, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ।
वोटिंग समाजवादी पार्टी को इतनी नहीं वोट पड़ी वहाँ, जो वहाँ वोटिंग परसेंटेज 70-75% हुआ करता था विधानसभा चुनाव में, वो घट के आ गया 45-50-55% पर। तो वोटिंग परसेंट कम हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट कम मिली। लेकिन सरदना विधानसभा से समाजवादी पार्टी को लीड नहीं मिली, बराबर ही रही बीजेपी और समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 40-44 वोट ज़्यादा ले पाई। तो संगीत सोम ने कहा कि संजीव बाल्यान को अपनी विधानसभा को देखना चाहिए। संगीत सोम ने कहा कि मुझे सरदना की जिम्मेदारी दी गई थी और सरदना में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 44 वोटों की लीड मिली। अब उनकी भी बात सही है, संगीत सोम की इस बात से मैं सहमत हूँ। संगीत सोम का एक आरोप था कि जो बुढ़ाना और चरथावल, जहाँ से खुद संजीव बाल्यान आते हैं, जो मुजफ्फरनगर की 2 और विधानसभा हैं, बुढ़ाना और चरथावल, जहाँ से संजीव बाल्यान खुद आते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है। अब ये भी बात सही है। अब राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन था भारतीय जनता पार्टी के साथ। पूरा जो चरथावल और बुढ़ाना दोनों ही विधानसभा जाट बाहुबल विधानसभा हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजीव बाल्यान चुनाव हारे हैं। तो वहाँ से उन्हें वोट क्यों नहीं मिला? प्लस राष्ट्रीय लोकदल का उनका गठबंधन भी था। तो ये जो संगीत सोम ने ये कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी तो दोनों लोकसभा जीत ली, बिजनौर जीत ली, बागपत जीत ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। और ये बात मैंने भी पहले भी कहा था, 2 नेताओं के गठबंधन होने से उनका जो वोट बैंक है वो एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। वोट बैंक 2019 का उदाहरण देख लीजिए आप। 2019 लोकसभा में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था वो तो बीएसपी के लिए ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन बीएसपी का जो दलित समाज का वोट था, जहां बीएसपी का कैंडिडेट था वहां तो उन्होंने बीएसपी को वोट दिया। जहां बीएसपी का हाथी चुनाव चिन्ह नहीं मिला, वहां वो फूल के साथ चला गया। उसी का कारण था कि 64 लोकसभा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। तो संगीत सोम ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, राष्ट्रीय लोकदल को ही फ़ायदा हुआ। जब ये बात मीडिया के द्वारा कही तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से उनके प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, जो कि व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं उनके, रोहित अग्रवाल, उन्होंने संगीत सोम को जयचंद बोल दिया कि संगीत सोम जयचंद हैं। जयचंद के बारे में आपको पता ही होगी, कन्नौज के राजा थे जयचंद, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ के जो दुश्मन थे गौरी, उनका समर्थन किया था। तो जब से एक उदाहरण इतिहास में रखा जाता है कि जयचंद, तो जब राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ने संगीत सोम को जयचंद बोल दिया, अब ये राजनीति। अब मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उससे पूछना चाहूँगा कि आपके दोनों नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेता हैं, संजीव बाल्यान भी और संगीत सोम भी, दोनों की अपने अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, ये इस बात में नो डाउट है। तो ये खुलेआम एक दूसरे को लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रोड पे आ गई है अब लड़ाई। आपका भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर बहुत अनुशासन पार्टी है, तो ये अनुशासन घर के भीतर रहेगा, घर के भीतर बातें रहेंगी। पार्टी फोरम में आप एक दूसरे की शिकायत करिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। इससे क्या है, और लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। जब बीजेपी ना संगीत सोम पर कार्रवाई कर रही, ना संजीव बाल्यान पर कार्रवाई कर रही, तो इससे एक गलत नैरेटिव देश में जाएगा। अब तो उनकी लड़ाई रोड पे आ गई है, बस हाथापाई की बात नहीं है, बाकी तो एक दूसरे को कोई कुछ कह रहा है, कोई जयचंद कह रहा है, कोई सिकंडी कह रहा है, कोई भीतरघाती बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और संजीव बाल्यान का हार का कारण दोस्तों मुजफ्फरनगर का खाली संगीत सोम नहीं है। आप चरथावल विधानसभा हारे, आप बुढ़ाना विधानसभा हारे, जहाँ से 40 से 50 हज़ार की लीड हुआ करती थी मुजफ्फरनगर लोक जो विधानसभा है शहर की, वहाँ से मात्र आप 800 वोटों की लीड ले पाए। मुजफ्फरनगर की शहर की विधानसभा आपको नहीं जिता पा रही, बुढ़ाना नहीं जिता पा रही, चरथावल आप नहीं जीत पा रहे। तो क्या संगीत सोम की वजह से, आप सरदना की वजह से चुनाव हार गए? चुनाव हारने का कारण मैं बताता हूँ। चुनाव हारने का कारण जो था, जो अल्पसंख्यक समाज था, मुस्लिम समाज का वोट, एक अच्छी 80-75% पोलिंग हुई जहां मुस्लिम समाज के बूथ थे, वो सीधे गए समाजवादी पार्टी पर। जो हिंदू समाज का वोट था वो जातियों में बटा, प्लस जो जनरल कास्ट के वोट थे, खासकर शहर और कस्बों के, जैसे मुजफ्फरनगर शहर की विधानसभा हो गई, और जो कस्बों की विधानसभा जैसे खतौली हो गई, चरथावल, बुढ़ाना हो गई, सरदना हो गई, वहाँ के लोगों में वोट कम पड़ा। वोट कम पड़ना और जो विपरीत वोट था हरिंद्र मलिक का, वो 102 के सीधे समाजवादी पार्टी को जाना, ये हार का कारण है संजीव बाल्यान जी का। बाकी आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहो, एक दूसरे को
कोई कुछ भी कहते रहो, उसका कोई नतीजा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हरिंदर मलिक, माफ़ कीजिए, संजीव बालियान, संगीत सोम, इन लोगों को बैठा के इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि रोड पर आप लड़ाई करोगे तो मोहल्ला, जैसे कहावत है कि जब तक लड़ाई घर में रहे तो ठीक है, जब लड़ाई रोड पे आ जाती है तो मोहल्ला समाज भी हंसने लगता है। तो यही मौका अब संजीव बालियान और संगीत सोम विरोधी विपक्षी पार्टियों को हंसने का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया संजीव बालियान और संगीत सोम के बारे के झगड़े के बारे में। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को लोकदल ने का समर्थन लिया तो लोकदल से आपको क्या मिला? मैं भाजपा आलाकमान से पूछना चाहता हूँ, जो दोनों लोकसभा सीट थी, बागपत और बिजनौर, ये तो पहले भी आप जीतते थे। राष्ट्रीय लोकदल के आने से आप मुजफ्फरनगर हार गए, नगीना हार गए, मुरादाबाद हार गए, सहारनपुर हार गए। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। आपने गठबंधन करा अनुप्रिया पटेल से। अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की नेता मानी जाती हैं। अपनी लोकसभा तो वो जीतने में सफल रहीं। रॉबर्ट्सगंज वो हार गई। रॉबर्ट्सगंज से भी उन्हीं का प्रत्याशी खड़ा था, अपना दल का ही प्रत्याशी था। कौशाम्बी वो हार गई, उन्होंने हरा दी, बीजेपी को नहीं जिता पाई। प्रतापगढ़ वो जिता नहीं पाई, जबकि कुर्मी बाहुबल क्षेत्र माना जाता है कौशाम्बी प्रतापगढ़, वहाँ से वो नहीं जिता पाई। आपने ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को नहीं जिता पाए घोसी से। 1.5-2 लाख की हार हुई है घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे की, अरविंद राजभर की। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये घटक दल थे, इन घटक दलों के आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ और क्या वो अपना वोट बैंक ट्रांसफ़र कर पाए? अब आप संजय निषाद को ले लीजिए। संजय निषाद के जो बेटे हैं, वहाँ से संत कबीर नगर से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पर इस बार लड़े, हार गए चुनाव। वो अपने बेटे को नहीं जिता पाए। संजय निषाद अपने बेटे को नहीं जिता पाए, निषाद पार्टी के अध्यक्ष। तो हार का कारण खाली भीतरघात नहीं है, हार का कारण मुद्दे थे। भाई, जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, अग्निवीर से, रोजगार से, बाकी क्षेत्रों में पब्लिक के अंदर सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये समझ रहे थे कि हम तो खाली टिकट ले आए। टिकट लेने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी से कि जीत का सर्टिफिकेट ले लिया कि मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। अरे 2014 जनता ने आपने मोदी जी के नाम पे जिता दिया, 2019 मोदी जी के नाम पे जिता दिया। कितनी बार मोदी जी के नाम पे आप चुनाव जीतते रहेंगे? तो हार का कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में एक घमंड था, अहंकार था कि हम तो बस भारतीय जनता पार्टी से जो ताकत उन्हें लगाने, जो पूरी ताकत वो लगा रहे थे, वो टिकट पे लगा रहे थे। अगर टिकट ले लो तो मतलब जीत का सर्टिफिकेट ले लो। जनता राम मंदिर, 370, राष्ट्रवाद, इन पर नाम पर आंख बंद करके वोट दे देगी। जनता ये नहीं देखेगी कि क्या कमी है, क्या मुद्दे हैं, आप कितना लोगों के बीच में रहते हो, लोगों की मुसीबतों में आप कितना जाते हो, ये सब कुछ उनके मन में नहीं था। बस ये था कि जनता राम मंदिर, 370, राष्ट्रवाद, मोदी जी, इन पे वोट दे ही देगी। तो दोस्तों, ये रहा हार का कारण। अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने दोस्तों करेल विधानसभा से वो इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि वो एक ही पद पर रह सकते हैं, कन्नौज के वो सांसद हैं। तो अब बात आती है करेल विधानसभा से अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जब विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ जो नेता सदन है, वो जब किसी भी विषय पर अपना पार्टी का, अपनी सरकार की तरफ से बोलते थे तो एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलता था। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे से और उसी जोरदार तरीके से हमले एक दूसरे पर करते थे, और आपने काफ़ी क्लिप वायरल होती भी थी उनकी। तो एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते थे और अच्छा सदन का माहौल बना रहता था, और लोगों के बीच में एक अच्छा ये जाता था कि देखो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही एक दूसरे को कमी बता रहे हैं। सरकार की वो कमी बताते थे, नेता सदन योगी बताते थे कि आपकी सरकार में क्या कमी थी। तो अब अखिलेश यादव को नेता सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लोकसभा में नेता, अपनी पार्टी के नेता सदन बनेंगे। राज्यसभा में रामगोपाल यादव उनके चाचा हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सदन। लोकसभा में अब अखिलेश यादव बनेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा नेता प्रतिपक्ष में जो नाम आ रहे हैं मेरे दिमाग में, एक तो सबसे पहले शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव जसवंत नगर से 7 बार के विधायक हैं, मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, कद्दावर नेता है। संगठन पर समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे अच्छी पकड़ अगर देखी जाए तो शिवपाल यादव की है। लेकिन शिवपाल यादव को अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक तो इससे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाएगा कि लोकसभा में अखिलेश यादव नेता सदन,
राज्यसभा में रामगोपाल यादव नेता सदन समाजवादी पार्टी के, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में शिवपाल यादव। तो इनका परिवार ही तीनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाएगा इन पर आरोप लगाने के लिए कि देखिए अपने परिवार से ही लोकसभा में राज्यसभा में नेता सदन। तो ये हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव के को नेता प्रतिपक्ष ना बनने दे, अखिलेश यादव के दिमाग में ये हो सकता है। अब दूसरा नंबर पर बात करें तो दोस्तों क्षत्रियों में एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, गाजीपुर से आते हैं ओम प्रकाश सिंह, क्षत्रिय समाज से आते हैं ओम प्रकाश सिंह। आज के नहीं, सालों से समाजवादी पार्टी के नेता रहे, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी नेता रहे हैं ओम प्रकाश सिंह। तो उनका हो सकता है अखिलेश यादव ओम प्रकाश सिंह को बना दें, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी में इस समय अभी चुनाव में देखने को मिला कि क्षत्रिय समाज नाराज़ था भारतीय जनता पार्टी से, तो क्षत्रिय समाज को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, एक अपनी तरफ लाने के लिए हो सकता है कि ओम प्रकाश सिंह को नेता सदन बना दें। गाजीपुर से आते हैं, बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं, बहुत ही शिल्पकार जो खास लोगों में से एक ओम प्रकाश सिंह हैं। अब दोस्तों आते हैं दलित समाज पर, हो सकता है दलित समाज से बना दें, क्योंकि इस बार जो दलितों में गैर जाटव दलित था वो एक तरफा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ गया। तो इस वजह से हो सकता है जो उनका पीडीए का फॉर्मूला है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो हो सकता है वो दलित समाज से बना दें। तो दलित समाज में अगर देखा जाए तो इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी के हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बसपा में विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री भी रहे थे बसपा सरकार में। 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इंद्रजीत सरोज, और अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल, इंद्रजीत सरोज हमेशा समाजवादी पार्टी में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। राष्ट्रीय महासचिव भी हैं इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के। दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं, और इस बार आपने देखा होगा गैर जाटव में दलितों में पासी समाज ने बहुत अच्छा समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। अब अवधेश प्रसाद को देख लो जो अयोध्या से चुनाव जीते हैं, वो भी पासी समाज से आते हैं, दलित समाज से। पासी में दलितों में पासी समाज होता है, तो पासी समाज ने इस बार अखिलेश यादव का बहुत अच्छा समर्थन किया है, अयोध्या जैसी सीट जीत गई। और इंद्रजीत सरोज का जो बेटे हैं पुष्पेंद्र सरोज, वो भी कौशाम्बी से इस बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, मात्र 25 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो हो सकता है दलित में देखा जाए तो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत सरोज को बना दें। कद्दावर नेता हैं, कई बार के विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री रहे हैं इंद्रजीत सरोज, और पासी समाज में एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं, और दलितों को ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने पीडीए का जो नारा दिया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक को देखा जाए तो अल्पसंख्यक को तो खैर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि सामने हिंदू फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के सामने वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर बीजेपी को मौका मिल जाएगा ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम का। तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज से तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा। जहाँ तक मेरे कहता है जो दिमाग से जो समाजवादी पार्टी की नीतियों पर देखा जाए तो ज़्यादा से चांस जो बनना है इंद्रजीत सरोज के बनने हैं। दलित भी हैं, कद्दावर नेता भी हैं, बेटे भी उनके सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। तो दोस्तों ये था सारा कुछ, और बाकी अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। 2027 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो विधायकी का फिर अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भीतरघाती, जयचंद्र, ये सब हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो ये मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही, इन सब बातों को लेकर आपसे बात हुई। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और करहल विधानसभा जो अखिलेश यादव वहाँ से खाली करते हैं, तो जहाँ तक अगर विधानसभा से इस्तीफा देंगे तो जो लालू यादव के दामाद हैं तेज प्रकाश यादव नाम है उनका, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तो ज़्यादा से उम्मीद ये लग रही है कि करहल विधानसभा से उनको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको कन्नौज से पहले प्रत्याशी बनाया था, तो लेकिन एंड टाइम पर उनका टिकट काट के अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े थे पहले। फिर उससे पहले उन्हें रामपुर से चुनाव लड़ाने की ये थी, तो रामपुर भी उनको नहीं दी गई तेज प्रकाश यादव को। तो हो सकता है कि इस बार करहल विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ाया जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। आशा करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।